हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम यूपी का करंट अफेयर्स देखेंगे नवंबर 2024 का। इसके पहले जनवरी 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक यानी कि लास्ट 10 महीने के करंट अफेयर्स पर आपकी क्लासेज आ चुकी हैं। इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स नाम से। वहाँ पर सारे करंट अफेयर्स की मंथ वाइज क्लास पड़ी हुई हैं। जो भी स्टूडेंट वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की या मंडी सचिव, जो भी एग्जाम देना है, अगर उसमें यूपी स्पेशल आ रहा है तो यूपी का करंट भी आएगा और आपके लिए ये करंट की क्लासेज बहुत ज़रूरी है। इन क्लासेज में हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ उस मंथ की यूपी करंट से रिलेटेड आपकी इन क्लासेज में आ जाए। तो इनको पढ़िए। आज का करंट और ज़्यादा हमने डिटेल में दे दिया है कि लास्ट का 3 महीने का करंट अफेयर्स और ज़्यादा डिटेल में पूछते हैं, 3-4 महीने का, तो अब थोड़ी सी डिटेल और ज़्यादा देंगे। प्लस आपको समझने में भी अच्छा लगेगा जब आप देखोगे स्टोरी टेलिंग। जैसे मदरसा बोर्ड अधिनियम, एक जामा मस्जिद वाला है तो पूरा स्टोरी बताएंगे। एएमयू वाला है तो आपको बताया जाएगा एएमयू की स्थापना कब हुई, क्या विवाद था, कैसे क्या चीज़ें चलती हैं, संवैधानिक प्रावधान वगैरह। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास। जो लोग भी बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट की, इनकी पूरी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बनी हुई है। आप जाके सारी क्लासेज देख सकते हो और अगर आप लोग पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी जानकारी इस वीडियो के लास्ट में होती है या डिस्क्रिप्शन में होती है। पहला करंट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को मान्यता प्रदान की। लास्ट मंथ के कुछ करंट अफेयर्स में हमने आपको बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसने क्या किया था? इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। बोल दिया था ये असंवैधानिक है और आर्टिकल 21A जो कि शिक्षा का अधिकार है आपको, उसका उल्लंघन करता है, प्लस समानता का अधिकार का भी उल्लंघन करता है। ऐसा इन्होंने बोल दिया था। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इस पूरे अधिनियम को रद्द ना करके इसे सीमित रूप से मान्यता प्रदान की है कि ये संवैधानिक है। इससे क्या हुआ कि जितने भी मदरसे थे यूपी में वो बंद कर दिए गए थे, उनके छात्रों का भविष्य अंधकार में आ गया था। कोर्ट ने इसको फिर अलाउ कर दिया और कुछ हद तक प्रतिबंध भी आरोपित कर दिए। तो इसको जानेंगे क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004, इसकी संवैधानिक वैधता को आंशिक रूप से मान्यता प्रदान की। अब इनकी भी मान्यता प्रदान की, प्लस राज्य को, राज्य यानी देखो राज्य में ये मत समझना कि प्रदेश की बात हो रही, राज्य में आ जाता है आपका जो भी सत्ता है, जो आपके क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, उसे राज्य बोलते हैं। कानून का जो पालन करा सकते हैं उसके अंतर्गत नियम बना सकते हैं, यानी कि केंद्र का कोई अधिकारी भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही जो आपका प्रदेश होता है राज्य, तो राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकती है, तो ये भी राज्य के अंतर्गत आएंगे। मतलब देश में जो भी आपके कानून बनाने वाली एजेंसियां हैं या उनको कानून का पालन कराने वाली एजेंसियां हैं, वो सब राज्य के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे भी अधिकार है, साथ में उत्कृष्टता, एक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, मानकों को बनाए रखने के लिए राज्य को मदरसा शिक्षा को विनियमित करने का अधिकार है। मतलब इस पर प्रतिबंध है कि ये तुम्हारे अधिकार एकदम फ्री होल्ड नहीं है। जो राज्य है वो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मानक तय कर सकता है। ठीक है। क्योंकि फाइनली शिक्षा का क्या है, आधुनिक शिक्षा का महत्व है क्या? आधुनिक शिक्षा का महत्व धार्मिक फॉर्म में ज़्यादा नहीं है। धार्मिक अगर कहीं कहीं शिक्षा दी भी जाती है आधुनिक शिक्षा के साथ, तो उसका क्या होता है उद्देश्य कि नैतिक रूप से व्यक्ति का चरित्र मजबूत बने। बाकी आधुनिक शिक्षा का महत्व है कि इससे व्यक्ति में स्किल आए और वो रोजगार मिले उसे। ठीक है। और पूरा उसका डेवलपमेंट हो, सामाजिक डेवलपमेंट हो उसका, इसके अलावा उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, मानसिक डेवलपमेंट हो। ये पूरा आधुनिक शिक्षा का महत्व है। अब मदरसों में पूरी धार्मिक शिक्षा अगर दी जा रही, तो ये व्यक्ति जब ग्रेजुएशन करके आएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आएगा, तो इसके पास स्किल और आधुनिक रोजगार पाने की क्षमताएं कम होंगी। तो राज्य यहाँ पर क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा। क्योंकि फाइनल जब हम एक कल्याणकारी राज्य हैं तो फाइनल ड्यूटी या फाइनल आरोप राज्य पर जाता है। अगर आप बेरोजगार, आप लोगों में ज़्यादा बेरोजगारी है, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि कहाँ क्या दिक्कत रही है, ये देखा जाएगा कि इस राज्य में, इस समुदाय विशेष में ज़्यादा बेरोजगारी है, तो राज्य हस्तक्षेप करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है कि न्यायालय ने घोषणा की कि उच्च शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान हैं, यहाँ पर इस मदरसा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। विशेष रूप से फाजिल
फाजिल किसको बोलते हैं? स्नातक यानी ग्रेजुएशन को, और कामिल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर ये प्रावधान जो थे असंवैधानिक घोषित कर दिए। क्योंकि ये प्रावधान क्या कर रहे थे? जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूजीसी, ठीक है, 1956 का अधिनियम, इसके साथ टकराव में थे। जो संविधान की 7वीं अनुसूची, जो 7वीं अनुसूची की जो संघ सूची है, इसमें केवल केंद्र को अधिकार दिया गया। केंद्र के विशेष क्षेत्राधिकार में आता है आपकी उच्च शिक्षा है, और इसके साथ ये टकराव में थे। मदरसा अधिनियम के प्रावधान इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने साथ में इस बात पर भी जोर दिया, क्या दिया? दोनों के अधिकारों में संतुलन बनाया। न्यायालय ने बोला कि अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का और उनके प्रबंधन करने का अधिकार तो है, परंतु यह अधिकार पूर्ण नहीं है, इस पर भी प्रतिबंध हैं। ठीक है, खास तौर से समुदाय या व्यापक जनहित में हर एक चीज पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। ठीक, क्या बोला? अल्पसंख्यक संस्थाओं में शैक्षिक मानकों को बनाए रखने में राज्य का वैध हित है। राज्य का भी हित है, क्योंकि अगर ये मानक रहेंगे तो यहाँ से जो स्टूडेंट निकलेगा, यहाँ का जो युवा निकलेगा, वो स्किल्ड होगा, नॉलेजेबल होगा, और आधुनिक जो कंपटीशन है उसमें compete कर पाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया। इसमें क्या कहा गया था कि 2004 का जो अधिनियम है वो 21A यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हद तक ये संवैधानिक प्रावधानों के साथ में है, मेल खाता है तो वो आपका वैध रहेगा, और जो मेल नहीं खाता है उसे अवैध घोषित कर दिया। सिंपल है। आगे चलते हैं। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था, आप लोगों को याद हो, उसमें पूछा गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रमुख निर्णयों में से इनमें से कौन सा है, और निर्णय कौन कौन से दे दिए थे आपके? कोई गुजरात की थी बानो, उनका दे दिया था, ठीक है, निर्णय वाला, आधार वाला एक निर्णय दे दिया है, मतलब यूपी से कोई रिलेटेड नहीं था। तो यूपी के जो बड़े बड़े निर्णय हैं आपको पता होने चाहिए, यहां से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। दूसरा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा। चूंकि ये अल्पसंख्यक का दर्जे पर एक कोर्ट में याचिका डाली गई थी, बहुत टाइम से इस पर विवाद चल रहा था, और ये दर्जा बीच में वापस भी लिया गया था। चूंकि आप लोगों को पता होगा कि DY चंद्रचूड़ हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, तो अंतिम जब इनका कार्यकाल बचा था, इन्होंने 2-3 बड़े बड़े निर्णय दिए थे, उनमें से एक ये है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुनाया। क्या फैसला है? न्यायालय ने अपने पुराने फैसले को बदल दिया। ठीक है, 1967 में एक संवैधानिक पीठ बैठी थी, इसने निर्णय दिया था, क्या दिया था? कि AMU एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना एक कानून विशेष के द्वारा की गई है, इसलिए यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये अल्पसंख्यक नहीं है। अब चूंकि कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को खास तौर से अपने निर्णयों की व्याख्या करने का अधिकार है, तो एक ही निर्णय को इधर भी व्याख्या कर सकता है और एक ही निर्णय का इधर भी व्याख्या कर सकता है, यही इन्होंने किया। न्यायालय ने अब क्या बोल दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा निर्मित कोई भी संस्था, कोई भी हो, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था कहलाएगी, हालांकि उसका कानूनी प्रावधान कुछ भी हो। ठीक है, किसी कानून के तहत उसकी स्थापना हुई हो या संवैधानिक प्रावधान के तहत स्थापना हुई हो, ये अलग चीज है, लेकिन अगर वो अल्पसंख्यक लोगों ने, उनके समुदाय ने स्थापना की है, तो वो क्या कहलाएगी? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था कहलाएगी। ये न्यायालय ने निर्णय दे दिया, तो विवाद ही खत्म हो गया। फिर से उन्होंने बोला कि अल्पसंख्यक दर्जा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि संस्था केवल समुदाय के लोगों के लिए है, क्योंकि ये जो केंद्र था ना, सेंटर, इसका ये तर्क था कि इसमें केवल अल्पसंख्यक नहीं पढ़ते हैं, ये देश का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। आपने देखा होगा कि यूपी में 2nd या 3rd नंबर पर रहता है, कभी कोई देश में भी टॉप 3 में रहता है AMU जो है आपका। तो इसमें सभी समुदाय के स्टूडेंट रहते हैं, प्लस केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा है, इसलिए अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। लेकिन कोर्ट ने ये सब नहीं माना। अनुच्छेद 30 का पैरा 1 अगर लोगों ने पढ़ा हो तो इसमें है कि जो अल्पसंख्यक हैं इनको अपने पसंद के शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थान स्थापित करने का, उन्हें प्रबंधित करने का अधिकार है। और प्लस ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की जो संपत्ति भी होगी ना, वैसे तो संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं रहा, लेकिन इन शैक्षणिक संस्थानों के संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, इन्हें क्षतिपूर्ति देनी ही पड़ती है।
अगर इनका अधिग्रहण किया तो। आगे चलते हैं, एएमयू का मामला जान लेते हैं क्या है। एएमयू की स्थापना आप लोगों को पता होगा, सर सैयद अहमद खां साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे मुस्लिमों में। अगर जैसे हमारे यहाँ राजा राम मोहन राय प्रथम नेता माना जाता है, ठीक है, कि ये सबसे प्रथम नेता थे, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, तो मुस्लिमों में सबसे प्रथम नेता इनको माना जाता है। इन्होंने ही एएमयू की स्थापना की, ठीक है। और भी मुस्लिमों को इन्होंने बोला कि आप लोग शिक्षित हो, पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। हालांकि ये जो देवबंद है आपका, दारुल उलूम, इनके विरोध में हो गया था, ठीक। और इन्हीं के ही, अगर एएमयू से आप देखोगे जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है ना, तो इसका जो पूरा बना था ड्राफ्ट मुस्लिम लीग का, एएमयू के ही विशेषज्ञ उसमें शामिल थे। जो पाकिस्तान की लड़ाई बाद में लड़ी गई उसमें एएमयू का बहुत बड़ा रोल है। तो 1875 में स्थापित एएमयू को एएमयू संशोधन अधिनियम 1981 के माध्यम से संसद द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, ठीक है। संसद ने इसमें संशोधन कर दिया था और इसे अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। लेकिन इस प्रावधान को 2006 में क्या किया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया कि नहीं, ये अल्पसंख्यक नहीं है। केंद्र ने क्या तर्क दिया कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में एएमयू को उसके राष्ट्रीय चरित्र के कारण अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। कुछ समय के केंद्र ने, इस समय जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने ऐसा बोला था। और जो 1981 में केंद्र सरकार थी उसने तो संसद द्वारा अधिनियम लाके संशोधन करके बोल ही दिया कि ये अल्पसंख्यक है, ठीक है। आगे चलते हैं। सरकार ने क्या तर्क दिया कि एएमयू किसी विशेष धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है, सभी धर्म और समुदाय के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन कोर्ट ने कुछ भी नहीं माना, कोर्ट ने इसको क्या है, अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया। एएमयू ने क्या कहा था कि इसकी स्थापना मूलतः मुस्लिम समुदाय द्वारा अपने सदस्यों को शिक्षा और सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए की गई थी, अतः हम अल्पसंख्यक संस्थान हैं, और कोर्ट ने भी ये मान लिया। आगे चलते हैं, पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए नए नियम। जैसे मैंने बोला, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस आते हैं अंदर से, और 2-3 ऑप्शन आपको आने चाहिए तभी आप कर पाते हो। तो हर एक चीज जाननी जरूरी है। डीजीपी के लिए मैंने पिछले कुछ वीडियोज में बताया था कि यूपी में पिछले 3-4 साल से कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया जा रहा है, यानी कि जो परमानेंट डीजीपी होता है, पूर्ण डीजीपी, उसकी नियुक्ति नहीं हो रही थी। इसके फायदे क्या हो रहे थे कि सरकार जब चाहे हटा सकती है, दबाव बना सकती है। नहीं तो डीजीपी का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के एक दिशा निर्देश के कारण 2 साल फिक्स हो जाता है। रेयर केस में ही इसे 2 साल के पहले हटाया जा सकता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल कम हो जाता है। तो इसके लिए क्या, अवमाननाएं की याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा, तो इन्होंने क्या किया, फिर एक नए नियम बना दिए। तो ये नियम क्या है, यूपी कैबिनेट ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। इसमें डीजीपी का चयन क्या होगा, जो वरिष्ठ आईपीएस हैं उनके सेवा रिकॉर्ड, अनुभव, शेष कार्यकाल, कम से कम 6 मंथ का कार्यकाल बचा होना चाहिए, तभी वो उस लिस्ट में लिए जाएंगे, ठीक है, पर विचार करते हुए एक समिति द्वारा किया जाएगा। आगे आते हैं, केवल वे ही अधिकारी इस पद के लिए पात्र हैं जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 6 महीने की सेवा शेष हो। और 6 महीने की सेवा शेष तो है, लेकिन अगर ये डीजीपी नियुक्त हो गए तो फिर इनका कार्यकाल कितना होगा, 2 वर्ष का होगा न्यूनतम। जो चयन समिति होगी उसमें क्या होगा, एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे, संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि होंगे और अन्य लोग होंगे, ठीक। ये सारी चीजें इन्होंने कर दी कि यूपीएससी के प्रतिनिधि होंगे और सारी चीजें होंगी। अभी तक जो मौजूदा प्रथा है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार को वर्तमान डीजीपी की सेवानिवृत्ति, मतलब जो डीजीपी सेवानिवृत्त होने वाले हैं उसके 3 महीने पहले राज्य सरकार क्या करेगी, यूपीएससी को उन अधिकारियों की सूची भेजेगी जो डीजीपी पद के लिए पात्र हैं, ठीक। ये बड़ी सूची होगी, कभी कोई 5 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, इसको भेज देगी। यूपीएससी इनके नामों का, सेवा रिकॉर्ड का, जो इनके मंथ बचे हैं ड्यूटी के, उन सब की समीक्षा करेगी और अंतिम नियुक्ति के लिए इन्हीं में से 3 उम्मीदवारों की एक सूची भेज देगी राज्य को। अब राज्य पर एक बाउंडेशन था कि वो इन्हीं तीनों में से चयन करेगा। रिक्ति सृजन की तिथि से 6 महीने का न्यूनतम कार्यकाल वाले अधिकारी ही डीजीपी के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे, ये भी नियम है। और एक बार नियुक्ति हो गई तो न्यूनतम कार्यकाल इनका 2 वर्ष का होगा। पहले ये नियम थे, अब इन्होंने ये कर दिया कि यूपीएससी के व्यक्तियों को इस समिति में ही इन्होंने डाल दिया। आगे चलते हैं,
गंगा के जल की गुणवत्ता बिगड़ रही है। अभी सब लोग कुंभ में स्नान करने गए, अभी हाल ही में एक सीपीसीबी की रिपोर्ट आई थी कि गंगा का जल जो है ना, जब जहाँ पे स्नान हो रहा था जगह जगह के इन्होंने नमूने लिए थे, और उस जल की गुणवत्ता क्या है, नहाने लायक थी और प्रॉपर जो पानी था बहुत अच्छी गुणवत्ता में था, ये इन्होंने बोला। लेकिन ओवरऑल जो गुणवत्ता है, जो नमामि गंगे मिशन चल रहा था गंगा को शुद्ध करने का, स्वच्छ करने का, उसके तहत क्या किया, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने क्या पाया, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में सीवेज या गंदगी छोड़े जाने के कारण जल की गुणवत्ता फिर से खराब हो रही। अभी केंद्र सरकार ने क्या किया था, बड़े उस पर एक कठोर तरीके से प्रावधान लागू किए थे कि जो भी औद्योगिक इंडस्ट्री है वो अपना जो भी उनका अपशिष्ट पानी जाता है उसे ट्रीट करके ही गंगा में छोड़ेगी, ठीक। और जो मल जल वगैरह जो भी चीज़ें सब ट्रीट होके जाएगा, तो पानी साफ होने लगा था। अभी देख रहे हैं कि कुछ छोटे उद्योग वाले इस चीज़ को बाईपास कर रहे हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है सीपीसीबी, इसने एक रिपोर्ट दी है और उसमें क्या बोला है कि प्रयागराज में 25 अनुपयोगी नाले गंगा में बिना किसी उपचार के सीवेज का प्रवाह कर रहे हैं, और 15 अन्य नाले कहाँ पर, यमुना में इसी तरीके का पॉल्यूशन फैला है। उत्तर प्रदेश में जो टोटल नाले हैं 326, इनमें से 247 ट्रीटमेंट का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, वे गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में अपशिष्ट जल छोड़ देते हैं। ये पूरी रिपोर्ट आई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का जिक्र हुआ है तो इसके बारे में जान लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो क्या रहा था कि ये सारा सुप्रीम कोर्ट को हमारे संविधान के द्वारा स्वच्छ पर्यावरण रखने के लिए, सभी लोगों को स्वच्छ पर्यावरण प्रदान कराने के लिए विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। कोर्ट कभी भी पर्यावरण के नाम पर हस्तक्षेप कर सकता है। दिल्ली में आपको पता हो 15 साल से ऊपर के वाहनों पर कोर्ट ने बैन लगा दिया कि ये लोग दिल्ली में एंट्री ही नहीं करेंगे। दिल्ली में सीएनजी वाले वाहन केवल चलेंगे, ये भी कोर्ट ने ही निर्णय दिया था। पटाखों पर बैन लगाता है, ठीक है। तो ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर्यावरण को, पराली वाली सारी याचिकाएं कोर्ट में जाती हैं। तो जब ये सारी चीजें पर्यावरण पॉल्यूशन से संबंधित चीजें जा रही थी, तो कोर्ट पर मुकदमों का बोझ बढ़ रहा था। इसके लिए कोर्ट ने फिर सुझाव दिया कि एक अलग से एजेंसी अर्ध न्यायाधिकरण बना दिया गया जो ये सारे मुकदमे देखेगा। इसी के लिए फिर एनजीटी अधिनियम आया 2010 में, और इसी के तहत इसकी स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या है, हरित अधिकरण बोल सकते हैं इसको। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन दो चीजें हैं, पर्यावरण और नेचुरल रिसोर्सेज, इनके मामलों में त्वरित समाधान हेतु विशेष निकाय। स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 में ही स्थापना हुई। अधिकार क्षेत्र क्या है, पर्यावरण संबंधी मुद्दे और दीवानी मामले इससे संबंधित। तो एक्चुअली ये क्या होता है, जितने भी अर्ध न्यायाधिकरण होते हैं वो दीवानी अदालत की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का स्वप्रेरणा यानी सुगो मोटो एक्शन लेना, खुद ही स्वतः संज्ञान ले लेते हैं लोग। मामले का समाधान 6 माह के अंदर कर देंगे। मुख्यालय नई दिल्ली में है, 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। संरचना में क्या है, अध्यक्ष होता है, न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष या 65 वर्ष, और अध्यक्ष क्या है, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता। नियुक्तियां कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, लेकिन भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। किसकी, अध्यक्ष की बात हो रही। भूमिका न्यायिक, निवारक और उपचारात्मक है इसकी, ठीक है। उपचार, अगर कोई चीज हो गई, घटना घटित ही हो गई है तो उसका उपचार करेगी। अगर घटना घटित होने की बात हो रही है कि हो सकता है इससे, तो ये क्या, निवारक कदम उठा देगी, पहले ही रोक देगी कि ये काम नहीं कर सकते। प्रक्रिया क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये किसी कानूनी संहिता से बाध्य नहीं है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करती है। यानी कि पहले जो सीपीसी थी आपकी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके तहत ये निर्णय देने के लिए बाध्य नहीं है। सिविल कोर्ट के आदेशों के अनुसार निष्पादन योग्य इसके आदेश होते हैं, राहत और मुआवजा प्रदान करता है और इसके निर्णय बाध्यकारी हैं। ये अधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा भी कर सकता है। अगर इसके निर्णय को कोई नहीं मानता है तो अधिकरण कहाँ, सुप्रीम कोर्ट सीधा चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फिर इसके निर्णयों को लागू कराएगा। अब इसको किस किस अधिनियम के तहत शक्तियां मिली हुई हैं, ये यूपी पीसीएस वगैरह वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रदूषण से संबंधित 1972 में जो आपका सम्मेलन हुआ था, ठीक है,
पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था। इसके बाद दुनिया जागरूक हुई थी कि हाँ, पर्यावरण भी कोई एक मुद्दा है। तो 1972 में ही वन्यजीव अधिनियम आ गई। 1974 में जो पहला अधिनियम आया था वो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम आया था। वायु प्रदूषण तो 1981 में लेट आया, ठीक। तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, और इसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। एनजीटी नहीं, इसके तहत हुई थी सीपीसीबी की स्थापना, अभी आएगा आगे, ठीक है। इसके बाद जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ये निर्णय दे सकता है। वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत, मतलब सबका एक सोसाइटी के प्रति भी दायित्व है। जैव विविधता अधिनियम 2002, ये इनके तहत कोई भी मामला होगा एनजीटी में जा सकता है। अब जान लेते हैं सीपीसीबी। एक वैधानिक संगठन है। वैधानिक मतलब किसी संसद के कानून द्वारा, संविधान द्वारा नहीं। इसका गठन 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। सीपीसीबी को बाद में जब वायु प्रदूषण का अधिनियम बना तो इसके तहत भी इसको शक्तियां दे दी गई। अगला है आपका आगरा में फुल मोशन सिमुलेटर सुविधा का उद्घाटन। सिमुलेटर क्या होता है? सिमुलेटर होता है आपका कि सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर डिजिटली मिल जाए। डिजिटली आप हर एक चीज़ को प्रैक्टिस कर पाओ, फील कर पाओ। तो इससे क्या होता है, आप रेडी होते हो बैटल ग्राउंड में या किसी भी ग्राउंड में जाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के आगरा वायुसेना स्टेशन में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स C-295 फुल मोशन सिमुलेटर का उद्घाटन किया गया। ये प्लेन का आप लोगों को पता है इंडिया में ही बन रहे हैं, ठीक है। यह सिमुलेटर क्या करेगा, पायलटों को अत्यधिक वास्तविकता के निकट प्रशिक्षण प्रदान करता है, ठीक है। अत्यधिक वास्तविकता के निकट मतलब वो रियल में नहीं प्लेन उड़ा रहा होता है, लेकिन वो सारी चीजें वहां पे देख रहा हो, जान रहा होता है, उसे वैसा ही फील आता है। इसके बाद केवल औपचारिकता रहती है प्लेन उड़ाना। तथा सामरिक एयरलिफ्ट, पैराड्रॉपिंग, पैराटूपिंग, चिकित्सा निकासी और आपदा राहत जैसे अभियानों का अनुकरण करता है। अब आगरा वायुसेना, आगरा है, यूपी से जुड़ा है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। प्लस आगरा में आप लोगों को पता होगा पैरा ट्रूपर्स की ट्रेनिंग होती है, जो पैरा कमांडोज होते हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा कार्यशाला। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, माइटी बोलते हैं इसे, इसके राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, इंपॉर्टेंट है बीपीओ वालों के लिए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग है इसका। इसने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से लखनऊ में 2 दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया। तो कहाँ आयोजन हुआ है, क्या चीज का आयोजन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं इनके बीच साइबर सुरक्षा से संबंधित इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जानकारी दी जाएगी, जिससे इनके अंदर लचीलापन आए, फ्लेक्सिबिलिटी आए, तरीके अलग अलग तरीके यूज कर पाएं, इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया। अगला इंपॉर्टेंट है बुद्ध के अवशेष उजागर करने हेतु उत्खनन। यूपी की क्लासेज जितने भी कर ली होंगी वो तुरंत रिलेट कर पाएगा। आप लोगों को पता है बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जब मृत्यु हुई तो इनके जो अवशेष थे, अस्थियां थी, उसे 8 भागों में डिवाइड किया गया था और 8वां जगह पर स्तूप बनाए गए थे। तो जो 8वां जगह था रामग्राम, यहाँ पर उत्खनन किया जा रहा है कि यहाँ कुछ साक्ष्य मिले जिससे दुनिया भर को हम बता सकें कि हाँ यहाँ पर था स्थान, और फिर दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पर आ सकें। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के रामग्राम में, तो ध्यान रखो रामग्राम कहाँ पर है, आप लोगों को बताना है ये कमेंट सेक्शन में। मैंने बताया था गणराज्य यूपी में थे, शाक्य, कोली, मोरी, मल्ल, मग्ग, कलाम, है ना, 2 जगह मल्ल थे। तो रामग्राम में कौन लोग थे ये बताना है आपको, और गणराज्य में और जो आपका महाजनपद है उसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर रामग्राम में पुरातात्विक उत्खनन का उद्घाटन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, अब देखो सारी जानकारी मिल जाएगी, बुद्ध के बारे में मिल जाएगी, ASI के बारे में मिल जाएगी, और ये चल कहाँ रहा है उत्खनन, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य में, इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। तो यूपी का जीके तो आपका यहीं से कंप्लीट हो रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की अगुवाई में चल रही इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, भगवान बुद्ध के 8वें अवशेष के साक्ष्य को उजागर करना, जिसके बारे में माना जाता है कि वह इसी स्थान पर दफन है। यह स्थल उन 8 स्थानों में से एक है जहां भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे तथा बौद्ध परंपराओं में इसका अत्यधिक महत्व है। अगला, और ये जो जगह है वो कहाँ पे है, सोहागी बरवा वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत स्थित है और ऐतिहासिक रूप से प्राचीन
कोली कर सकते हो, कोलिया भी कहीं कहीं लिखा होता है, इस साम्राज्य से जुड़ा है। अब चूंकि वन विभाग की बात हो रही तो कोई ना कोई हमारा बंदर होगा वहां पर जरूर होगा, ठीक है, इस जगह पे। और वन विभाग की अगर जमीन है तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते हो, इनकी परमिशन वगैरह बड़ी स्ट्रिक्ट होती है लेना। तो जो कोलिया साम्राज्य है, अभी आ गया जो उत्तर हम आप लोगों से मांग रहे थे, उत्तर पूर्वी दक्षिण एशिया का एक प्राचीन इंडो आर्यन वंश था जिसका अस्तित्व लौह युग के दौरान प्रमाणित होता है। लौह युग कब से शुरू हुआ था आप लोगों को पता हो, 1000 ईस्वी से। सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। उत्तर में यह अभ्यारण्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अब ये नहीं पूछते हैं कहाँ पे स्थित है, कब स्थित है, अब ये पूछते हैं उत्तर में किसके साथ सीमा बनाता है। पूर्व में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के साथ सीमा साझा करता है। नदियां पूछ लेते हैं, ऊपर कौन सी नदियां, नीचे कहाँ है, बीच से कौन सी बहती। इसे जून 1987 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसमें ग्रेट गंडक, लिटिल गंडक और रोहिन नदियां बहती हैं इसमें से। वनस्पति कौन कौन से हैं, लगभग 75% क्षेत्र जो इसका है क्षेत्रफल साल के वनों से आच्छादित है, तथा अन्य क्षेत्रों में जो आर्द्र क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर जामुन, गुटल, सेमल, खैर इत्यादि के वृक्ष हैं। जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं, जैसे मुख्य रूप से तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली, छोटी भारतीय सिवेट, लंगूर, हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर, शाही, ये सब जानवर हैं। टोटल आपके वन्यजीव अभ्यारण्य गिने चुने हैं, एक नेशनल पार्क है आपका, ऐसे ही करके आपके 3-4 तो यहीं पे आ गए होंगे पिछले करंट अफेयर्स में। गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। हिंदू धर्म में भी जो भगवान विष्णु का 10 अवतार माना जाता है ना, तो उन 10 अवतारों में ऐसा माना जाता है कि 8वां अवतार गौतम बुद्ध थे। सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया था 563 ईसा पूर्व में। ये मंडी सचिव का बैच है, अगर आप लोगों में से कोई भी इसकी तैयारी कर रहा है, आपका कोई फ्रेंड कर रहा है, फैमिली मेंबर्स, तो आप बता सकते हो, बैच चल रहा है। ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट हो गई। जो आपका स्पेशल मंडी सेक्शन है उसमें 24 क्लासेज आ चुकी है, 6 से 7 क्लासेज और आएंगे, और आपका ये वो भी पूरी तरीके से यूपीएससी लेवल तक का खत्म हो जाएगा। लास्ट में प्रैक्टिस होगी, टास्क होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आपका ये ऐसा लेवल आ जाएगा कि बहुत आसान हो जाएगा ये एग्जाम। और कैसे ज्वाइन करना है, जीएस रिवॉल्यूशन सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर। जब जीएस रिवॉल्यूशन ऐप डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से ऐप मिल जाएगा, इसके बाद आप ऐप के अंदर भी एक ऑप्शन आएगा स्टोर के अंदर जाओगे तो जो भी बैच यहाँ पे चल रहे हैं, चाहे वो बीपीओ के, चाहे जूनियर असिस्टेंट के, चाहे फॉरेस्ट गार्ड के, आपको मिल जाएंगे। जो भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं, भगवान बुद्ध के बारे में जानते हैं। जन्म स्थान इनका कहाँ है, कपिल वस्तु, लुम्बिनी के निकट, ठीक है। पिता इनके क्या थे, कपिल वस्तु के निर्वाचित शासक थे। शाक्य गणराज्य, जो मैंने बोला, शाक्य, कोली, मौर्य गणराज्य थे, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। तो शाक्य गण संघ के इनके मुखिया थे, और माता इनकी कौशल वंश की राजकुमारी थी। और कौशल वंश के अंतर्गत ही आता था आपका क्या, काशी। ये तो आते ही था अयोध्या वगैरह वाला, और काशी भी इन्हीं ने जीत लिया था बाद में। आगे चलते, महत्वपूर्ण घटनाएं। गृह त्याग, यानी कि गृह त्याग जब इन्होंने किया था तो इसे महान प्रस्थान या महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। प्रथम उपदेश जब दिया था तो इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। ज्ञान की प्राप्ति वाली घटना को निर्वाण कहा गया था, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं यहाँ से। बुद्ध से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, बोध गया, यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी, बिहार में है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही गौतम बुद्ध बुद्ध के नाम से जाने गए, ठीक है, सिद्धार्थ थे पहले नाम इनका। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। वैशाली में अंतिम उपदेश दिया था इन्होंने। कुशीनगर, मृत्यु हुई थी 487, ये गलत है शायद, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, कहीं कहीं 87 भी दिया रहता है। 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन अपने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए थे, ठीक है। आगे आते हैं, 27वां IEEE WPMC 2024 इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, WPMC है वायरलेस पर्सनल मीडिया कम्युनिकेशन, ये सम्मेलन हुआ, और ये 27वां हुआ है। इंडिया में हुआ, एक तो इंडिया के ग्रेटर नोएडा यानी यूपी में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या थी, सिक्योर 6G AI नेक्सस वेयर टेक्नोलॉजी मीट्स ह्यूमैनिटी। अर्थात इस थीम का हिंदी में मतलब क्या है,
सुरक्षित 6G AI नेक्सस, प्रौद्योगिकी का मानवता से मिलन, 6G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रतिच्छेदन पर एक केंद्रित थी। और कहाँ हुआ यह कार्यक्रम शारदा विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। विभिन्न 26-27 देशों के प्रतिनिधि और जो भी विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश में जामा मस्जिद पर सर्वेक्षण। अब ये जामा मस्जिद केवल दिल्ली की मत समझ लेना, जामा मस्जिद हर एक बड़े शहर में मिल जाएगी आपको। तो यूपी में जो संभल है, देखो बाबर की जो भी काम थे उन पर विवाद हो रहा है, मतलब ये व्यक्ति ने विवादित काम किए थे। यहाँ पे जानोगे, इसका इतिहास जानोगे। तो हाल ही में क्या किया, न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 16वीं सदी की मुगल कालीन जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया कि इसका सर्वे करो, इसका मूल चरित्र का पता लगाओ। हुआ क्या था कि 1991 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इसने एक कानून पारित किया कि जो भी धार्मिक और पूजा स्थल है उन पर अब कोई भी मुकदमा नहीं दायर किया जा सकेगा। 1947 में उनका जो मूल चरित्र था वही चरित्र आपका बना रहेगा, ठीक है। तो 1947 में अगर वहां पर मंदिर थी तो मंदिर रहेगा, मस्जिद थी तो मस्जिद। विवादों से बचने के लिए इन्होंने किया था, सिर्फ अयोध्या का मामला इन्होंने छोड़ दिया था। यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ ने एक फिर से कर दिया, इन्होंने क्लॉज डाल दिया कि मूल चरित्र जो है 1947 में क्या था, इसके लिए तो सर्वे हो सकता है ना। इसीलिए ज्ञानवापी में जो सर्वे हुआ, मथुरा में हुआ और फिर संभल में हो रहा है, इसकी अनुमति दी गई। और यहीं से एक फिर से नई चीज़ें खुली कि अब हर एक मस्जिद जहाँ पे भी लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हमारा स्थान था, उस पर सर्वे की बात होती है, कोर्ट से भी मिल जाता है वो, ठीक है। तो याचिका में क्या आरोप लगाया गया है कि संभल की जो जामा मस्जिद है वह मूलतः कहाँ स्थित थी, मोहल्ला कोट पूर्वी में संभल के स्थित हरिहर मंदिर थी और इसे 1529 में मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। बाबर ने किया, ये मंदिरों को तोड़ के वहाँ मस्जिदें बनाई, वो तो चला गया, अब विवाद यहाँ पर रह गए हैं, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो हरिहर मंदिर है, जो हमारे यहाँ पे अगले भगवान विष्णु का अवतार होना है, वो कल की अवतार है, वो यहीं पर होना है, ठीक है। इसका पुराणों में जिक्र है इस जगह विशेष का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जमीयत उलेमा ये हिंद कहाँ चली गई, ये कोर्ट में गई और इसने क्या किया कि केस दायर किया और बोला कि इसको रोक लगाओ। उसने क्या बोला कि उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, इसके महत्व पर इसने प्रकाश डाला। इसने बोला कि सभी पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को उसी रूप में संरक्षित किया जाए जैसा वे 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में थे। जामा मस्जिद के बारे में आ जाते हैं। संभल में जामा मस्जिद बाबर के शासनकाल में, यानी कि 1529 में बनी, तो बाबर के ही था, 26 से 30 के बीच में निर्मित 3 मस्जिदों में से एक है। इसने 3 मस्जिदों का निर्माण कराया था। 2 जगह विवाद आ गया सामने, ठीक है। एक मस्जिद पानीपत की मस्जिद है, एक मस्जिद बाबरी मस्जिद है और तीसरी मस्जिद संभल वाली है। यहाँ तो राम मंदिर बन चुका है। आगे चलते हैं। इतिहासकार थे हावर्ड क्रेन। इन्होंने एक्चुअली क्या है ना, जो राम मंदिर का भी केस लड़ा गया था उसमें आपकी बातों से नहीं बात हुई थी या साक्ष्यों से, उसमें जो इतिहासकार थे ना, ट्रेवलर, विदेशी ट्रेवलर, इन्होंने अपने लेख लिखे थे, ग्रंथ लिखे थे, अपनी उन चीज़ों के साक्ष्य दिए गए थे कि इसने जिक्र किया है कि सरयू नदी के पास में एक मंदिर था, फिर से तोड़वाया गया। सेम यहाँ पर अब कहानी शुरू हो गई है कि हावर्ड क्रेन ने अपनी कृति लिखी थी। इस कृति का नाम क्या था, द पेट्रोनेज ऑफ बाबर एंड द ओरिजिन्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। इसमें मस्जिद की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन किया था और भी उसके निर्माण के आसपास की घटनाएं बताई थी। इसी हावर्ड क्रेन ने क्या किया था, एक फारसी शिलालेख का उल्लेख किया जिसमें कहा गया कि बाबर ने अपने सूबेदार का नाम क्या था, जहांगीर कुली खान, इसके माध्यम से दिसंबर 1526 में मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया था और 29 में बनी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यही इसका संरक्षण कर रहा है। ASI संस्कृति मंत्रालय के अधीन ASI देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान, ये हमारे DPSP में भी आता है, ठीक है, और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम जो है 1958, इसके तहत ASI के कामकाज को नियंत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक होते हैं, ऐसे 3650 स्मारकों का ये क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का प्रबंधन करता है।
इसकी गतिविधियों में काम में क्या क्या है? पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण करना, इन स्थलों की खोज करना, उत्खनन करना, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण करना और रख रखाव, ये सब काम एएसआई के हैं। और एएसआई की स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये व्यक्ति ने बहुत कुछ, बोध गया का जो आपका टेम्पल है इसी ने खोजा था। ठीक है, तो 1861 में एएसआई के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और इसको भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला है विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह। इसका आयोजन कहाँ किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्या था? मरीजों और एमबीबीएस छात्रों दोनों को रोगाणु रोधी दवाओं, मतलब ऐसी दवाएं जो रोगाणु रोधी हो, के सही उपयोग और महत्व के बारे में शिक्षित किया। नहीं तो क्या होता है ना, अगर आप बहुत भारी मात्रा में उपयोग कर रहे हो गलत तरीके से, तो ये रोगाणु जो होते हैं ना, वो इनके प्रति रेजिस्टेंट बना लेते हैं, फिर इन दवाओं का इन पर कोई असर नहीं होता है। जैसे एमडीआर टीबी होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, वो क्या करती है? रेजिस्टेंट बना लेती है, फिर वो दवा काम नहीं करती। तो इसके महत्व को शिक्षित, इसलिए जो आप लोग एंटीबायोटिक लेते हो ना, डॉक्टर से पूछ के ही लेनी चाहिए, ऐसे अपने मन से एंटीबायोटिक्स नहीं खानी चाहिए। रोगाणु रोधी प्रतिरोध के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक? 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाता है और यही मनाया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश, ये वाला टॉपिक मैंने इसलिए रखा है, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश रत्न एवं आभूषण विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें पूछा गया था कि यूपी में रत्न आभूषण के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो शुरुआत में पहली आंसर की में उन्होंने मेरठ माना था, बाद में फिर उस पर आगरा वगैरह ये सब भी ऑप्शन थे, बाद में इस पर ज़्यादा विवाद हुआ तो इन्होंने क्या किया कि हटा दिया था इस क्वेश्चन को शायद। ठीक है, तो इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रही तथा आर्थिक मूल्य संवर्धन और निर्यात वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रही। अगर आप लोगों को पता हो, आयात और निर्यात का डेटा देखते होगे ना, टॉप 3 में रत्न आभूषण रहते हैं, आयात में भी रहते हैं टॉप 3 में और टॉप 3 निर्यात में भी रहते हैं देश में। इतना इंपॉर्टेंट है ये। इस उद्योग में राज्य का वार्षिक व्यापार, राज्य का, यूपी का 1 ट्रिलियन रुपए की बात हो रही, डॉलर की नहीं हो रही है। व्यापार की बात हो रही, फायदे की नहीं हो रही। ठीक है, अधिक होने का अनुमान है। 1 ट्रिलियन रुपए भी बहुत होते हैं, जिसमें 10 लाख से अधिक व्यापारी, खुदरा विक्रेता, शिल्पकार और डिजाइनर शामिल है। इसके प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है यूपी में? तो उत्तर प्रदेश में रत्न और आभूषण व्यापार केंद्रों में मेरठ, लखनऊ, नोएडा, नोएडा का जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है वो, मुरादाबाद, कानपुर और आगरा शामिल है। एक केंद्र विनिर्माण और निर्यात, यानी निर्माण करना और निर्यात दोनों में महत्वपूर्ण है तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अब आते हैं मेन जगह पर कि यूपी के मुख्यमंत्री ने मेरठ को उत्तर भारत के प्रमुख आभूषण विनिर्माण और व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक खाका तैयार किया। तो मेरठ इंपॉर्टेंट तो है, तभी तो इसको पहले नंबर पर रख रहे हैं। मेरठ का जो आभूषण उद्योग है, इसका वार्षिक कारोबार कितना है? 2000 करोड़ रुपए से अधिक है। लगभग 40,000 सुनार, रत्न निर्माता और आभूषण व्यापारियों को यह रोजगार देता है। उत्तर प्रदेश में रत्न आभूषण क्षेत्र न केवल राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि देश के कुल वस्तु निर्यात में इसका योगदान कितना? 10 से 12% है। इंपॉर्टेंट है। अब यूपी सरकार ने पुलिस और फॉरेंसिक क्षमता बढ़ाई। कैसे? बस यही है कि पुलिस की भर्तियां वगैरह हो गई, फॉरेंसिक लैब होती है जो आपके साक्ष्य वगैरह टेस्टिंग होती है यहाँ पे, और वही साक्ष्य मान होते हैं जो फॉरेंसिक लैब से निकल के आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहले 4 जगह पर ही थी, अब कई जगहों पर ये फॉरेंसिक लैब बन गई है। जितने भी जोन हैं यूपी में, जोनल ऑफिस जहाँ पे एडीजी रहता है वहाँ पे बना दी गई। अब इसको रेंज ऑफिस जहाँ पे आईजी रहेगा वहाँ तक भी बनाने की आगे प्रयास चल रहे हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन से हमारा संविधान को स्वीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, और कुछ प्रावधान इसके लागू हो गए थे, नागरिकता चुनाव संबंधी प्रावधान। ठीक है, फिर 26 जनवरी 1950 को पूर्ण लागू हुआ था। तो इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी के अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्या किया? फॉरेंसिक विज्ञान और साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पारदर्शी पुलिस भर्ती, क्षेत्रीय स्तर पर फॉरेंसिक लैब की स्थापना के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर प्रकाश इन्होंने डाला था। अब अगला ऑप्शन फिर इंपॉर्टेंट है कि आईपीसी सीआरपीसी चलती थी, इनको हटा के
क्या किया भारत सरकार ने या संसद ने? 3 नए आपराधिक कानून लेके आए। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। इससे पहले फॉरेंसिक लैब जो थी केवल 4 स्थानों पर थी, अब जोनल स्तर पर इसको बनाया दिया गया है, स्थापित कर दी गई और रेंज स्तर तक इसको विस्तारित करना है। संविधान दिवस के बारे में जान लेते हैं कि 26 नवंबर को प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने क्या किया था? प्रारूप समिति बनाई थी। संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से ये लागू हुआ था। तो फिर क्या किया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित कर दिया गया था। ठीक है, अधिसूचना निकाल दी गई थी कि अब ये मनाया जाएगा, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको मनाना शुरू किया। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ वर्ष 2025 की तैयारी में। इस समय जब आप लोग देख रहे होगे महाकुंभ का समापन हो गया है ना, सारी चीजें, लेकिन पहले जो तैयारी चल रही थी, नवंबर का करंट है, तो एक नया आकर्षण निषाद राज क्रूज इन्होंने शामिल किया था और इसका मैनेजमेंट कौन कर रहा था? इस क्रूज का भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI। ये आपके जूनियर असिस्टेंट बैच की जानकारी, इससे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ज्वाइन करने का ये प्रोसेस है और GS एवोल्यूशन ऐप सर्च कर लो, वहाँ पर आपको बैच मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सेम फॉरेस्ट गार्ड का इस बैच की तो ऐसी कहानी है कि इसका जो कंटेंट है इतना टेस्टेड है, 50 नंबर तो उससे बाहर जाना ही नहीं। बाकी कंप्यूटर UP स्पेशल और मैथ प्लस साइंस भी इतनी तरीके से करा दी गई कि कुछ भी बाहर जाने की संभावना नहीं है। आगे चलते हैं। और जो निषाद राज क्रूज है आपका, इसने वाराणसी से प्रयागराज तक अपनी यात्रा शुरू भी कर दी थी। डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर BPO वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CSC तो वो जान ही रहे होंगे, कॉमन सर्विस सेंटर। अब डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना चल रही है और इसकी शुरुआत UP के पीलीभीत और गोरखपुर से होगी। इस पहल के तहत 10 जिलों की, UP के 10 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में एक मॉडल CSC होगा, सामान्य सेवा केंद्र, और देश भर में कुल कितने होंगे? 4740 केंद्र होंगे। इन सेवा केंद्रों पर क्या क्या काम होगा? आधार का पंजीकरण, बैंकिंग, वित्तीय नियोजन, टेलीमेडिसिन, शिक्षा, वाणिज्य संबंधी सहायता सहित कई प्रकार की सेवाएं दी जाएंगी। अगले उस पे आते हैं। प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्षों में 25 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा। मैंने पहले बताया था PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चल रही है। 1 करोड़ घरों को कवर करना है पूरे देश में, तो UP ने बोला 25 लाख हम कर देंगे कवर। ठीक है, तो उसी की है। इसमें से अब तक 48,000 से अधिक घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। एक योजना और चलती है, PM कुसुम योजना। ठीक है, इसमें क्या है? इसके तहत 2027 तक 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा, कुसुम का फुल फॉर्म क्या है? KUSUM, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। ठीक है, तो 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है UP ने कुसुम के तहत। टोटल UP का लक्ष्य 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन अगले 5 सालों में, जिससे किसानों को उनकी बंजर जमीन पर सोलर पैनल लगाने के साथ ही अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिलेगा। किससे? कुसुम के तहत। अगला है गौवंशीय पशुओं के नस्ल में सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के लिए नंदिनी कृषक योजना। इसके तहत कुशीनगर जिले में 4 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। तो मैंने पहले बताया था, टोटल इन्हें 25 इकाइयां नहीं, 25 गायों की 35 इकाइयां स्थापित करनी है। ठीक है, 50% तक सब्सिडी देते हैं। इन गायों में भी है क्या कि ये 4 नस्लें होनी चाहिए। गिर है, थारपारकर है, साहीवाल है, गंगातीरी है। इन्हीं प्रजाति की केवल गायें होंगी। ठीक, परियोजना के मानकों को पूर्ण करने पर प्रति इकाई परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 11,80,000, जो भी कम हो, ठीक है, इसकी सीमा तक अनुदान दिया जाएगा, वो भी 2 किस्तों में दिया जाएगा। अगला, साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार का वितरण कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में। देश स्तर पर इसका वितरण होता है। इस बार यह पुरस्कार हिंदी
उर्दू, अंग्रेजी सहित टोटल 24 भारतीय भाषाओं में दिया गया। आगे चलते हैं। हिंदी का पुरस्कार किसे? देवेंद्र कुमार। और उर्दू का पुरस्कार शमसुल इस्लाम फारूकी को दिया गया, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो होते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, तो जो लोग भी बीपीओ के लिए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जूनियर असिस्टेंट या जहाँ पे भी जीएस आती है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे अन्य साहित्य पुरस्कार भी याद रखना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती, बिरसा मुंडा क्या थे ना, अगर जिन लोगों ने थोड़ा बीपीएससी वगैरह पढ़ा होगा, दे रहे होंगे, उनको पता होगा। महान उलगुलान विद्रोह जो था इनका, मुंडा विद्रोह, ये इनके नायक थे और इनको लोग बाग भगवान की तरह पूजते हैं जो जनजाति समुदाय है। तो इनको 15 नवंबर को बिरसा मुंडा दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है, जनजाति दिवस। इसी पर यूपी में भी आयोजन होता है। लखनऊ के संगीत नाटक अकादमी में 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया। आगे चलते हैं। आगरा में पंचायती राज मंत्रालय, बीपीओ वालों के लिए फिर से इंपॉर्टेंट, द्वारा ईज ऑफ लिविंग पर आधारित द्वितीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। किस पर था? ईज ऑफ लिविंग का। और किस चीज का आयोजन था? द्वितीय पंचायत सम्मेलन। सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज मंत्री हैं, ये केंद्र के हैं, लेकिन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। और यूपी से कौन शामिल होंगे सभी को पता है, पीले गमछा वाले चाचा हैं ओम प्रकाश राजभर, ये शामिल हुए क्योंकि यूपी के पंचायती राज मंत्री यही है। सम्मेलन में जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को बढ़ावा देने के विषय पर मंथन किया गया कि जमीनी स्तर पर सेवा कैसे वितरित की जाए। पंचायत सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक सहित 8 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। अगला क्या है? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग, इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से या तत्वाधान में 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में 26 से 30 नवंबर के बीच हुआ और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में हुआ है। यहाँ पर आपका नवंबर का करंट अफेयर समाप्त होता है। अब हर 1-2 दिन में आपका दिसंबर का भी आ जाएगा, इसके बाद जनवरी का भी आ जाएगा और फरवरी तक हम बैकलॉग समाप्त करेंगे जल्दी। मार्च का आपका करंट अफेयर्स अप्रैल में आएगा, ठीक है। ये बीपीओ बैच की जानकारी आप लोग जिसको भी लग रहा है कि ये क्लासेज हेल्पफुल हो रही हैं, पहली बात तो पहले आप कम से कम 5-6 क्लासेज देखो। मंडी सचिव की भी तैयारी कर रहे हो तो इसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, 2-3 क्लासेज वहाँ पढ़ी हैं, उससे आइडिया लग जाएगा। और बाकी की तो ऑलमोस्ट क्लासेज पढ़ी हुई हैं, बाकी जो है जूनियर असिस्टेंट हो गया या बीपीओ हो गया, आपका फॉरेस्ट गार्ड की भी कुछ क्लासेज पढ़ी हैं। तो आप लोगों को अगर देखना है तो देखें, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो बिल्कुल ऐप का भी शेयर करें, ऐप लिंक शेयर करें, बताएं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।